हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैद सर ने आप सब लोगों के लिए एक बैच लॉन्च किया है, इसका नाम है टारगेट बीसीसी। जो भी बच्चे बीसीसी की तैयारी करना चाहते हैं 2026 की, वो सब यहाँ से पढ़ करके बड़े आराम से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो और इस बैच में मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आप लोगों को कि आई एम शबा सलीम वारसी, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट एएनएमसीएच गया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीसीसी का एग्जाम हर साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है। 1 सेकेंड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीसीसी का एग्जाम साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है। ओके, बीसीसी एग्जाम में ना पहले तो हम अपने एग्जाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है हमारा एग्जाम, क्या डिमांड करता है ये एग्जाम। तो ना एग्जाम का नाम क्या है? बीसीईसी ई। और हम लोग 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। जैसे बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी होता है एक, फिर केमिस्ट्री होता है, एंड फिजिक्स होता है। और सारे सेक्शन से ना 100 क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी से 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चन एंड फिजिक्स से 100 क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन के लिए बाबू आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं, 4 मार्क्स दिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स दिए जाते हैं? 4 मार्क्स दिए जाते हैं। बायोलॉजी हम लोग का कितना मार्क्स का हो गया? 400 मार्क्स का। केमिस्ट्री भी हम लोग का 400 मार्क्स का हो गया और फिजिक्स भी हम लोगों का 400 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो टोटल हम लोग का एग्जाम जो होता है वो 1200 मार्क्स का होता है, जिसमें से आप लोगों को टॉप कोर्सेज यानी कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए आप लोगों को कम से कम तो 900 मार्क्स चाहिए हो, ठीक है। तभी आप लोगों को बीएससी नर्सिंग मिलेगा। ऐसे और भी बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जिसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन टॉप कोर्सेज में बीएससी नर्सिंग आते हैं बाबू, बी फार्मा आते हैं, ये सब आप लोग करेंगे। इसके लिए आप लोगों को 900 मार्क्स तो चाहिए ही होंगे। तो इसमें मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने जा रही हूँ। बायोलॉजी में कंप्लीट 11th एंड 12th से क्वेश्चन आते हैं। ओके, कंप्लीट 11th एंड 12th। 11th का एक पतला सा बुक आता है एंड 12th का एक पतला सा बुक आता है, उसी में से आपका जितना भी क्वेश्चन आना रहेगा आएगा। तो चलिए हम थोड़ा बहुत बीसीसी के पैटर्न जान लेते हैं। बीसीसी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, तो आप लोगों को -1 नेगेटिव मार्किंग रहता है हर एक रॉन्ग क्वेश्चन पे। तो आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा। बीसीसी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो एनसीईआरटी के बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोगों को उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जितना हम लोग पढ़ा दे रहे हैं बाबू उतना पढ़िए आप लोग। आप लोगों को सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि फर्स्ट चैप्टर, तो अगर 11 से मैं शुरू करूं तो फर्स्ट चैप्टर तो मेरा लिविंग वर्ल्ड है। लेकिन मैं फर्स्ट चैप्टर यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए। तो हम लोग पहले मानव शरीर के बारे में यानी कि ह्यूमन बॉडी के बारे में, नॉर्मल सेल्स वगैरह के बारे में पहले पढ़ लूँ, उसके बाद थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, उसके बाद मैं फिर स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो आप लोग ऐसे सीक्वेंस पे फोकस नहीं करेंगे, आप लोग अपने पढ़ाई पे फोकस करेंगे, ओके। तो सबसे पहला चैप्टर मैं जो आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ ना, वो है सेल द यूनिट ऑफ। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? चैप्टर का नाम क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखिए, ये चैप्टर का नाम ना खुद में ही बता रहा है कि क्या कहना चाह रहा है। जो एक सिंगल सेल होता है ना, वही है पूरे जीवन का आधार, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई होता है, ठीक है। जो एक सिंगल सेल होता है वही हमारे जीवन की इकाई है। जैसे कि हमारा जो पूरा मानव शरीर है बाबू, ये देखो, ये हमारा पूरा जो मानव शरीर है, हमारा मानव शरीर जो है, हमारा सारा मानव शरीर हर एक छोटे छोटे सेल से मिलके बना हुआ होता है। जैसे ठीक अगर हम इसको रिलेट करने का कोशिश करें तो आप अपने नॉर्मल लाइफ से अगर रिलेट करेंगे तो आप एक घर देखते हैं ना, एक जो घर होता है हमारा, वो स्मॉल ब्रिक्स से मिलके बना होता है, छोटे छोटे ईंटे से मिलके बना होता है। और उसका हर एक ईंटा जो है ना, वो हमारा एक सेल होता है। समझ में आ रहा है? तो जैसे एक घर का निर्माण होता है, वो उसका जो इकाई होता है, सिंपलेस्ट इकाई जो होता है, वो एक स्मॉल ईंटा होता है, एक ब्रिक होता है, ठीक है। वैसे ही मानव शरीर या फिर कोई भी एनिमल हो, कोई भी जीवित चीज जो भी होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, कुछ भी हो, उन सब का जो सिंपलेस्ट इकाई होता है ना, वो सेल होता है,
ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा हम लोग पहले जान लें, वन सेकेंड, थोड़ा सा हम लोग पहले जान लें इंट्रोडक्शन कि आपका एक छोटा सा भाई है, ये आपसे पूछ रहा है कि ऐसा क्या चीज़ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है, ऐसा क्या चीज़ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है सेल, कि वो सेल होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ना लिविंग बनाता है। ठीक है, अब थोड़ा बायोलॉजी क्या है, एक साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग साइंटिफिक स्टडी जो करते हैं उसी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब इन दिस ब्रांच में मतलब बायोलॉजी के इस ब्रांच में हम लोग क्या एक्सप्लोर करते हैं, हाउ को, लिविंग थिंग के बारे में। हर वो हम लोग को क्यूरियोसिटी होता है कि अरे ऐसे है तो वो कैसे काम कर रहा है, जीवित चीज है तो वो कैसे, जैसे पेड़, बहुत हम लोग को इंटरेस्ट होता है जानने में कि भाई पेड़ सांस कैसे लेते हैं, पेड़ जीवित कैसे हैं, हम लोग तो चल फिर सकते हैं, वो तो चल फिर भी नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग इसी हाउ को हम लोग यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा लिविंग थिंग होता है वो कैसे ग्रो करता है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है, कैसे इवॉल्व होता है और कैसे इंटरेक्ट करता है अपने लिविंग एनवायरनमेंट से। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एक छुई मुई का पौधा होता है, वो जब हम लोग उसको छूते हैं ना तो वो ऐसे मुरझा जाता है, तो वो इंटरेक्ट कर रहा है, बाहर के एनवायरनमेंट को सेंस कर पा रहा है वो। ठीक है, बाहर के एनवायरनमेंट को सेंस कर पा रहा है, तो वो कैसे कर पा रहा है, तो हम लोगों को इसको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखिए कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सारे सेल से मिलके बने होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप लोग बोल लीजिए वो सारे सेल से मिलके बने होते हैं। तो देखिए जितने भी, अब दो तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेल्युलर होते हैं और एक मल्टी सेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर क्या होंगे, जो कंपोज होते हैं सिंगल सेल से, मतलब एक सिंगल सेल ही एक बॉडी बना रहा है। और जैसे हम लोग हो गए मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है हम लोग, क्योंकि हम लोग का जितना ही बॉडी है वो सारे मल्टीपल्स ऑफ सेल से मिलके बना होता है, बहुत सारे मिलियन एंड बिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो सेल क्या है हम लोगों को बाबू, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके बिना लाइफ को हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो एक एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज अ सेल, तो मैंने आपको उसका डेफिनेशन दे दिया कि बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग कोई भी हो, एक उसके एक कोई भी जीवित चीज के लिए एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है ना वो एक सेल होता है। ठीक है, तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। जैसे बैचलर्स होते हैं हमारे वो सर, जैसे देखो हम थोड़ा सा एक आप लोगों को यहाँ पे नोट में आप नोट कर लीजिएगा। जैसे देखिए हम लोग का निर्माण कैसे हुआ, देखिए सेल से बहुत सारे सेल्स, एक सिंगल सेल का होता है, बहुत सारे सेल्स को जब हम लोग इकट्ठा करते हैं तो वो टिश्यू बनाता है। ठीक है, और बहुत सारे टिश्यू को जब इकट्ठा करते हैं ना तब वो एक ऑर्गन बनाता है, और बहुत सारे ऑर्गन को जब हम लोग इकट्ठा करते हैं तो हम लोग का ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ठीक है, और यही ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के कोई भी ऑर्गेनिज्म बना होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म। लेकिन वो क्या होते हैं, लार्जर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऐसा नहीं कि आप बैक्टीरिया भी एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन आप लोग इसमें जैसे देखिए अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे आपको कोई ना कोई लिविंग थिंग मिलेगा। जैसे सेल है जिसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे। तो देखिए एक सिंगल सेल से मिलकर टिश्यू बना, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बना, ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बना। तो टिश्यू जैसे आप लोग जानते होंगे एपिथेलियल टिश्यू पढ़ते हैं हम लोग, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, और क्या होते हैं बाबू, और क्या होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं। ठीक है, अब ऑर्गन क्या क्या होते हैं, ऑर्गन के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। स्टमक हो गया, सॉरी स्टमक हो गया, स्टमक हो गया, लिवर हो गया, ये सब है। और सबके अपने अपने फंक्शंस हैं। जैसे ऑर्गन सिस्टम का बात करें, ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा, रेस्पिरेटरी, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाएगा। तो ये सब के अपने अपने काम बटे हुए हैं। लेकिन जो सिंगल सेल है वो कैसे कर रहा है अपना काम, वो तो एक सिंगल सेल है, उसी को वो अपना सारा काम कर रहा है। वो खाना खा भी रहा है, वो सांस ले भी रहा है, खाना पचा भी खुद रहा है, और खाने को बाहर एक्सक्रीट भी खुद ही कर रहा है। ठीक है, तो ये इसीलिए बोला जाता है कि जो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ना वो कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस या फिर इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए, और परफॉर्म करते हैं ऑल वाइटल फंक्शन, जितने भी बॉडी को जिंदा रखने के लिए, एक लिविंग थिंग को जिंदा रखने के लिए
जितने भी वाइटल फंक्शंस होते हैं, वाइटल फंक्शन जिसके बिना, जो ऐसा फंक्शन जिसके बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता है, जैसे कि सांस लेना हुआ, जैसे कि खाना खाना हुआ, जैसे खाना पचाना हुआ, जैसे कि खाने को जो पचा हुआ खाना है उसको एक्सक्रीट करना हुआ, ये सब आते हैं वाइटल फंक्शंस में। तो ये सारे फंक्शंस एक लिविंग थिंग को करना पड़ेगा, तभी वो इंडिपेंडेंट लिविंग रह सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ये क्या होता है, परफॉर्म करता है ऑल वाइटल फंक्शंस, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बोला था कि एक लिविंग चीज को बनाने के लिए, एक जो लिविंग बॉडी बनाने के लिए, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वो ये लिविंग, कि ये चीज लिविंग है, उसके लिए आपको कम से कम एक सेल की रिक्वायरमेंट तो होगी। इससे कम में हम लोग लिविंग चीज नहीं बोल सकते हैं। अगर इससे कम कुछ है तो उसको लिविंग नहीं कह सकते हैं। इसका बेस्ट एक्सेप्शन में आता है वायरस। वायरस इसका बेस्ट एक्सेप्शन है, क्योंकि वायरस में देखिए आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन है, सब है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको अभी तक साइंटिस्ट ने उसको लिविंग घोषित नहीं किया है। ना लिविंग कह सकते हैं उसको, ना नॉन लिविंग कह सकते हैं, क्योंकि वो पता है क्या है कि जब भी किसी लिविंग थिंग के अंदर रहेगा तो वो लिविंग के जैसा बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही वो किसी भी लिविंग थिंग से बाहर निकलता है तो वो एक रेत के कण की तरह रहता है। ना वो लिविंग कह सकते हैं उसको, ना नॉन लिविंग कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया, एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है कि एनीथिंग लेस देन अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर एक सेल से कुछ भी कम है तो उसको वो इंडिपेंडेंट, अकेला जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी सेल है वो जो सेल है उसको हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में हिस्ट्री जान लेते हैं, ठीक ना। आप लोगों को समझ में आ गया कि सेल क्या है बाबू, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जान लेते हैं कि स्टडी ऑफ सेल को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। कि अगर सेल का स्टडी हम लोग कर रहे हैं, सेल के बारे में कुछ भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उस सब को हम लोग मिला के हम लोग उसको साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। वैसे भी जिस चीज का भी ये जो लॉगी का मतलब ही होता है स्टडी, लॉगी का मतलब होता है स्टडी, साइटो का मतलब होता है सेल, ठीक है। मतलब सेल की स्टडी करने को ही हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे हमारे रॉबर्ट हुक, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग देखते हुए चलेंगे। और हाँ, सब कोई एनसीईआरटी पढ़ता चलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ आके पढ़ लिया और हो जाएगा, नहीं, आपको एनसीईआरटी का रीडिंग डालना होगा। ऐसे तो मैं ऐसा कोई पॉइंट नहीं है एनसीईआरटी में जो मैं छोड़ के पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। मैं सारा पॉइंट आप लोगों को कवर करूंगी, आप लोग। और हाँ, आप लोग देखिए अपना नोट्स बनाते चलिएगा, अपना बनाया हुआ नोट्स बेस्ट होता है, बेस्ट। आप लोग उसको पढ़िए, और जब भी आप रिवीजन करेंगे, आप ये इस वीडियो को खोल करके 2x स्पीड में देखेंगे और उसको रिकॉल करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। और हाँ, शॉर्ट नोट्स भी अपना बनाते रहिएगा। जो आप लोगों को लगे कि आप लोग बार बार भूल जाते हैं, वो सब शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले कि हम लोग सेल पढ़ रहे तो हैं, लेकिन उसको खोज किसने किया था? सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये उठता है कि आखिर उसको खोजा किसने, सबसे पहला बार किसने देखा था? तो देखो, सबसे पहली बार सेल को देखा था रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने देखा था पूरा साइटोलॉजी, पूरा सेल का जो स्टडी है वो इन्हीं पे चलता। अगर ये खोजे नहीं होते तो चलता नहीं, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक 1665 में देखे थे। अब देखिए, ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो आप लोग देखिए, ये जरूरी नहीं है डेटा याद करना, लेकिन जो डेटा एनसीईआरटी में होगा वो मैं आप लोगों को बताते चलूंगी। लेकिन जो डेटा एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो मैंने लिख दिया है। अब वो अगर याद कर लें तो अच्छा, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला सेल जो होता है ना, वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने पेड़ का जो छाल होता है, मतलब एक ट्री के बार्क से देखा था। उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो ऐसे कंपार्टमेंट दिखा था उनको, ठीक है, ऐसा कंपार्टमेंट दिखा था। तो उन्होंने इसका नाम रख दिया क्या कि सेलुला। उन्होंने इसका नाम रख दिया सेलुला, ऐसा कंपार्टमेंट दिखा था, ठीक है। तो बार्क ऑफ ट्री, लेकिन एक चीज है कि इन्होंने डेड सेल देखा, कि बार्क था वो, तो डेड सेल देखा था उन्होंने, उसको टर्म दिया था सेलुला। अब इन्होंने खोज किया है, तो इसीलिए इनको हम लोग फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। He also discovered cell wall। अब क्योंकि ये पता है क्यों? क्योंकि देखो, ये जो इन्होंने देखा था ना, ये सेल नहीं देखा था, ये सेल वॉल देखा था इन्होंने। क्योंकि ये तो डेड सेल था, डेड सेल है तो अंदर में प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, साइटोप्लाज्म नहीं होगा, कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे। तो इन्होंने एक्चुअली में तो सेल वॉल ही देखा था, लेकिन वो अरेंज थे तो कंपार्टमेंट के टाइप का लग रहा था। तो हर एक कंपार्टमेंट को इन्होंने एक सेलुला एक वर्ड दे दिया था, ठीक है।
तो अब क्या बात हुआ भाई कि इन्होंने तो डेड सेल देखा था, तो लाइव सेल पहले किसने देखा था? अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइव होता है कि लाइव सेल किसने देखा था? तो वो साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन लेवेनहॉक ने। उन्होंने फर्स्ट लाइव सेल को डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो और इन्होंने बहुत सारा सेल खोजा था, जैसे कि इन्होंने आरबीसी भी इन्होंने खोजा था, इन्होंने डब्ल्यूबीसी देखा था, इन्होंने यीस्ट देखा था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने बहुत सारा सेल वगैरह देखा था, ठीक है। तो क्योंकि ये सब सिंगल सिंगल सेल्स हैं, तो इन्होंने इस सब की खोज की। फर्स्ट लाइव सेल, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हु सॉ फर्स्ट सेल, तो आप लोग रॉबर्ट हुक आंसर लगाएंगे। अगर आपको किसी ने, अगर आप जब तक ये क्वेश्चन में कंसीडर ना करे कि लाइव सेल देखा था किसने, तब तक आप लोगों को एंटोन वॉन लेवेनहॉक हुक जी का नाम नहीं लेना है, आप लोगों को रॉबर्ट हुक जी का ही नाम लेना है, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारा सेल कुछ ऐसा होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, इतना तो बेसिक आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए अब सेल का डिस्कवरी तो हो गया। तो अब आते हैं कि 1931 में ना रॉबर्ट ब्राउन जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस का। उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। उन्होंने देखा कि ब्राउन स्ट्रक्चर है, कुछ तो सेल के सेंटर में ना एक ब्राउनिश सा स्ट्रक्चर, डेंस स्ट्रक्चर है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस सबका नाम दिया, ठीक है। बाकी का जो जितना भी, अब ये तो सिर्फ ऊपर से दिख रहा है क्योंकि एक डेंस स्ट्रक्चर है, क्योंकि न्यूक्लियस ही एक ऐसा डेंस स्ट्रक्चर होता है एक सेल में जो हम लोगों को नॉर्मली दिख जाता है, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसा रहता है। और बाकी का जितना भी इसमें और भी तो होंगे, डीएनए होगा, आरएनए होगा, राइबोसोम होगा, प्रोटीन्स होंगे, कुछ कुछ ऑर्गेनेल्स होंगे छोटे छोटे से। तो ये सब जितना भी सेल स्ट्रक्चर्स है ना, वो रिवील्ड हुआ था आफ्टर इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब तक हम लोगों को इसके अंदर का स्ट्रक्चर, सेल का पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों को नहीं पता चल पाया था, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि बहुत अच्छा फिगर है यहाँ पे जो आप लोगों को बता रहा है कि देखिए ये इंजेक्शन है, इसमें से देखिए ये जो है ना, ये एक छोटा सा सेल है, ये देखिए ये सबसे आउटर वॉल हो गया, ये हमारा पूरा सेल हो गया। और ये देखिए ये सेंटर में एक न्यूक्लियस डेंस स्ट्रक्चर है, इसको न्यूक्लियस कह रहे हैं हम लोग। और हमारे ये देखिए जितना भी हमारा मानव शरीर है ना, ये सब मिल करके बहुत मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को इतना तो शो में कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना। तो चलिए अभी थोड़ा बहुत हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि आप लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। ओके चलिए रिकॉल कर लेते हैं कि सेल क्या होते हैं बाबू। सेल जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं बाबू, वो कितने तरह, वो दो, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेरे दो तरीके के होते हैं, या तो वो मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं या तो वो यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं, हो सकते हैं। यूनिसेल्यूलर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करते हैं, एग्जिस्टेंस, और परफॉर्म करते हैं ऑल वाइटल फंक्शंस। ऑल वाइटल फंक्शंस, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा हम लोगों ने सेल के हिस्ट्री के बारे में। हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी कि सबसे फर्स्ट लाइव सेल किसने देखा था, फर्स्ट डेड सेल, बोले, या फिर सेल टर्म किसने दिया था, बोले, तो ये सब किसने दिया था, रॉबर्ट हुक जी ने, ठीक है। फर्स्ट लाइव सेल का अगर बोले, फर्स्ट लाइव सेल किसने देखा था बाबू, एवी लेवेनहॉक भी कह सकते हैं हम लोग इसको शॉर्ट में, एंटोन वॉन लेवेनहॉक, ठीक है। स्पेलिंग आप लोग मिला लीजिएगा, लेवेनहॉक जी ने देखा था, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ा कि हाँ एक्सेप्शन क्या है, फर्स्ट लिविंग, देखो फर्स्ट एनीथिंग लेस देन, एक सेंटेंस था, एनीथिंग लेस देन a structure of cell
structure of cell cannot ensure independent living. इसका एग्जाम्पल क्या था? वायरस। ओके, इसको अभी तक हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग में कंसिडर नहीं कर पाए हैं कि किसको हम लोग कहें तो क्या कहें। ये हो गया हमारा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज तो छूट गया कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था? न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था? किसने किया था, जल्दी बताओ। न्यूक्लियस का डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन। कब किया था? 1931 में। और हाँ, फर्स्ट डेड सेल कब देखा गया था? 1665 में। तो ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये याद रखिएगा। आई होप इतना तक तो आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। देखिए, थोड़ा फर्स्ट लेक्चर है ये हमारा, तो आप लोगों को थोड़ा वाइब मैच करने में, आपके लैंग्वेज में थोड़ा वाइब मैच करने में थोड़ा तो प्रॉब्लम आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो हम लोग भी आगे इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोगों ने सेल के बारे में जान लिया कि सेल कैसा होता है, उसका फंक्शन क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कुछ थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल थ्योरी, पहले तो साइंटिस्ट थे। 1838 में एक साइंटिस्ट थे, मैथिस शिल्डन। मैथिस शिल्डन जी एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जो वर्क कर रहे थे प्लांट सेल पे, प्लांट पे वर्क कर रहे थे, प्लांट का स्टडी कर रहे थे। और सेकंड साइंटिस्ट थे थ्रीडोर श्वान, जो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1839 में ये स्टडी कर रहे थे एनिमल सेल्स पे, ठीक है। तो इनका एक स्टेटमेंट था, इन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट सेल होते हैं ना, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स एंड उसके प्रोडक्ट से मिलके बने होते हैं, ठीक है। जो फॉर्म करते हैं, बताया था कि मैंने सेल्स, बहुत सारे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, वो सब सेल से मिलके बने होते हैं और वो फॉर्म करते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे काइंड ऑफ टिश्यूज मिलके, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज मिलके प्लांट बनाते हैं पूरा, ठीक है। सेम अदर हैंड में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे थ्रीडर श्वान, जिन्होंने बताया कि एनिमल सेल का जो आउटर कवरिंग होता है, कोई भी एक सिंपल सा सेल होता है जैसे कि सेल होता है, उसका आउटर कवरिंग को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक ये डिफिनेशन इन्होंने बताया था। और कहते हैं कि सेल वॉल जो है ना, एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का, जो एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। मतलब एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं देखा जाता है, सेल वॉल कुछ ऐसा रहता है, कुछ ऐसा। देखिए, ये सेल वॉल है। तो देखिए, ये हो गया मेरा प्लांट सेल और ये एनिमल सेल होता है। एनिमल सेल दोनों में डिफरेंस है, इसमें सेल वॉल होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। ये एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का, सेल वॉल इन्होंने ये बताया था। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई ये तो बॉटनिस्ट थे, प्लांट पे स्टडी ये कर रहे थे, तो फिर सेल वॉल के बारे में इन्होंने कैसे बताया? देखो, जो साइंटिस्ट थे वो सब पे स्टडी कर रहे थे, तो वो थोड़ा बहुत तो देखे होंगे ना। अगर वो सेल के बारे में पढ़ रहे थे, सेल थ्योरी देने जा रहे थे ना, तो इतना तो नॉलेज उनको होगा ना प्लांट सेल के बारे में भी। तो उन्होंने सेल वॉल के बारे में बताया था कि सेल वॉल जो है वो एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल वॉल का, प्लांट का। तो आप लोग ये याद रखिएगा। अब लेकिन देखिए, इन दोनों ने मिलके एक फॉर्मुलेट किया था सेल थ्योरी को, लेकिन देखिए ये लोग ना एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि नया सेल कैसे बनता है। भाई ये तो चलो आप पुराने सेल के बारे में बता दिए, प्लांट के बारे में बता दिए कि भाई जो भी प्लांट होते हैं ना, वो सारे सेल से मिलके बने होते हैं। सेल बहुत सारा सेल मिलकर के टिश्यू बनाता है एंड डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू से मिलके प्लांट बने होते हैं। एंड एनिमल सेल का आउटर कवरिंग जो होता है, सेम एनिमल सेल भी बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं। सेल से बहुत सारे सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू बनाते हैं। जैसे हम लोग पढ़े, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे टिश्यूज मिलके बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यूज मिलके ना एक एनिमल सेल एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, ओके। तो लेकिन ये लोग ये इतना तो बता दिए, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि कैसे नया सेल बना है, ठीक है। तो फिर एक और साइंटिस्ट आए हमारे बीच, रुडोल्फ वर्चाउ जी, 1855 में। इन्होंने बताया कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हैं ना, जो पहले से, वो डिवाइड कर जाते हैं और वो 2 सेल बना देते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो वही तो बोला था कि जो एक सिंगल सेल होता है, जो इंडिपेंडेंट लिविंग करता है, वो रिप्रोडक्शन भी ऐसे ही करता है कि वो 2 सेल में डिवाइड होता है, वो इमॉर्टल होता है, वो मरता नहीं है, क्योंकि जो सेम सेल था वही 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक ये नया सेल बन गया और ये भी एक नया सेल बन गया, तो ये मरा ही नहीं है ना।
तो रुडोल्फ वर्चाउ जी ने बताया था कि 1855 में इन्होंने बताया था कि जितने भी सेल्स होते हैं वो डिवाइड कर जाते हैं और वो नया सेल देते हैं। मतलब जितने भी नए सेल हैं वो अपने पुराने मदर सेल से ही बने होते हैं। इसीलिए देखो यहाँ पे मैंने एक इमेज दिखाया है कि ये हमारा ओल्ड सेल था, इसमें डिवीजन हुआ तो ये 2 सेल बन गया। इसको हम लोग चूंकि इसमें डिवीजन होकर के ये बने हैं इसलिए इसको मदर सेल कह देते हैं और इसको डॉटर सेल कह देते हैं। तो रुडोल्फ वर्चाउ जी ने ही सेल थ्योरी को एक नया शेप दिया, मॉडिफाई किया हाइपोथेसिस ऑफ शिल्डन एंड श्वान जी के, और इन्होंने एक बहुत अच्छा टर्म दिया ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। ओमनी इसका मतलब नहीं होता है, सेलुलर का मतलब सेल, ई का मतलब होता है एग्जिस्टिंग और फिर सेल का मतलब सेलुलर का मतलब सेल, मतलब न्यू सेल से ही एग्जिस्टिंग, मतलब पुराने सेल से ही मिलके नया सेल बनता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, और ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का क्या कहते हैं, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग मॉडर्न सेल थ्योरी पे। ये मॉडर्न सेल थ्योरी इन्होंने क्या किया था, अब मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया था, रुडोल्फ वर्चाउ जी ने। सेम शिल्डन एंड श्वान के हाइपोथेसिस को मॉडिफाई कर करके इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दे दिया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेटमेंट थे। एक स्टेटमेंट ये था कि बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो। ठीक है, फिर इन्होंने बताया था कि जितने भी नए सेल बनते हैं वो अपने पुराने सेल से ही बनते हैं, मतलब ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। ठीक है, तब अब आते हैं हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट सिलेबस अपना कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत लेट ऐसे भी हो चुका है हम लोगों का। ठीक है ना, अब देखिए टाइप्स ऑफ सेल का बात करते हैं कि कितने तरह के हम लोग सेल्स तो पढ़ लिए, सेल का थ्योरी वगैरह भी देख लिए। अब हम लोग आते हैं एक पर्टिकुलर सेल पे बात करते हैं हम लोगों को, कि इस पूरे चैप्टर में एक सेल के अंदर झांक के देखना है कि क्या है, कैसा है, उसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोग ने ह्यूमन एनाटॉमी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं ना कि ह्यूमन के अंदर क्या है, क्यूरियोसिटी तो होता है कि ह्यूमन के अंदर क्या है, तो हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, किडनी है। वैसे ही हम लोग तो जैसे कि ह्यूमन शरीर के अंदर लंग्स, लिवर, किडनी ये सब ऑर्गन कहलाता है, वैसे ही एक सेल एक छोटा वर्ड है, सेल बहुत छोटा होता है जो हम लोग आंख से, नॉर्मल आंख से मतलब देख भी नहीं पाते अगर सिंगल सेल रहेगा तो, है ना। तो एक बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, इसलिए हम लोग इसके अंदर जो भी ऑर्गन पाए जाते हैं उसको हम लोग एक टर्म देते हैं, ऑर्गेनल्स टर्म देते हैं, क्योंकि वो छोटा है, ऑर्गेनल को ऑर्गेनल्स कर दिए। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ सेल का बात करते हैं तो हम लोग 2 टाइप के सेल दो टाइप का सेल जनरली पाया जाता है। एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है और ये यूकैरियोटिक सेल होता है। ये दोनों सेल जो होता है ना, ये प्रोकैरियोटिक, इसको प्राचीन भी कह सकते हैं हम लोग, प्राचीन। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल नया सेल है, मतलब न्यू। प्रोकैरियोटिक सेल से ही इवॉल्व होके, सॉरी इसको लिख देना चाहिए क्या, प्रोकैरियोटिक सेल से ही इवॉल्व होकर के हमारा यूकैरियोटिक सेल बना है। ओके, इसी से इवॉल्व होकर हमारा यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पहले आए थे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, उससे हम लोगों के यूकैरियोटिक सेल बने। दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए थोड़ा बहुत डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल जो होगा ना उसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस तो होगा लेकिन उसमें मेम्ब्रेन नहीं होगा, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा। मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट और साइटोप्लाज्म का कंटेंट जो भी रहेगा वो मिक्सअप होगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसमें जितने भी न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट हैं और न्यूक्लियस के बाहर के कंटेंट वो एक सेपरेट होते हैं एक बाउंड्री से, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में नेक डीएनए प्रेजेंट होगा, मतलब डीएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसके बाहर एक कवरिंग नहीं होगा, वो वेल प्रोटेक्टेड नहीं होगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो रहेगा उसमें डीएनए जो रहेगा वो वेल प्रोटेक्टेड होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इसलिए इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसमें इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखना है। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, ये डीएनए है, ये देखिए ये डीएनए है और ये सेल वॉल है, आउटर कवरिंग, और ये जो ब्राउनिश स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये डीएनए, सॉरी साइटोप्लाज्म है। ऐसे इसका नाम करते हैं, ये क्या है हमारा साइटोप्लाज्म। ओके, ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। अब आते हैं थोड़ा बहुत यूकैरियोटिक सेल को देख लेते हैं हम लोग, कि देखिए ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस उसको कह रहे हैं हम लोग डीएनए एंड आउटर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको मिला के हम लोग न्यूक्लियस कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए
वेल प्रोटेक्टेड डीएनए है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। अब देखिए थोड़ा बहुत सेल के अंदर क्या क्या होता है, एक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सेल के बारे में देखते हैं कि ऐसा क्या क्या चीज कुछ कुछ तो कॉमन होगा जो दोनों में होगा। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल में होगा, राइबोसोम हर एक सेल में होगा, साइटोप्लाज्म हर एक सेल में होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना। और इसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक ऐसा है जो कोई भी सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे वो वेल डेवलप सेल हो, चाहे वो नॉन वेल डेवलप सेल हो, ये सब में कॉमन होता है। मतलब उसका स्ट्रक्चर, उसका मॉलिक्यूलर लेवल पे भी वो सेम होता है सब में, मतलब इसमें सेम कंपोजिशन होता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ सेम कंपोजिशन होता है क्योंकि देखिए राइबोसोम होता तो दोनों में है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है एंड यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, लेकिन उस थोड़ा डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल में ना 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, सेल को हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में, और ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है जो दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब आते हैं साइटोप्लाज्म, ये जो पिंकिश स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है मेरा, साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, हर जगह सेल बना हुआ है, और ये जो डार्क डार्क पिंक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब देखिए जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जैसे कि एलोवेरा जेल आप लोग देते हैं कुछ उस टाइप से सेमी फ्लूइड रहता है, ना वो कंप्लीट फ्लूइड है ना वो कंप्लीट सॉलिड है, वो सेमी फ्लूइड है। ठीक है, और ये ऑक्युपाई करता है वॉल्यूम, मेन एरिया ना ऑक्युपाई वॉल्यूम ऑफ सेल्स, मतलब पूरा वॉल्यूम में रहेगा ये प्रेजेंट हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, मेन एरिया ना है सेलुलर एक्टिविटी का, जितने भी रिएक्शंस चल रहे होते हैं, जितने भी ब्रेक डाउन ऑफ फूड बोल दीजिए, जो भी रिएक्शन चलते हैं वो सब इसी साइटोप्लाज्म में, इसी एरिया में चलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मेन एरियाना है सेलुलर एक्टिविटी के लिए। किसी भी केमिकल रिएक्शन अगर होते हैं, ये एक केमिकल, पता है ये जो लिविंग ऑर्गन, ये एक लिविंग है, एक लिविंग फ्लूइड है, ये एक लिविंग फ्लूइड है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप सेल इन लिविंग स्टेट, इसमें जितना भी देखिए अगर कोई भी चीज रेस्टिंग स्टेट, जैसे कि आप लोग पता नहीं पढ़े होंगे कि नहीं, देखिए कोई भी चीज अगर रेस्टिंग स्टेट में चला जाता है तो उसको हम लोग डेड मान लेते हैं। जैसे कि हमारा ईसीजी अगर आप लोग जानते होंगे तो वो ऐसे ऐसे करके पाल्पिटेट करता रहता है, जब तक वो पाल्पिटेट करता रहता है तब तक आप लोग सीरियल वगैरह में देखे होंगे कि ऐसे एक सीधा लाइन बन जाता है, ऐसे जब तक ऐसे ऐसे कर रहा है लिविंग है, और जब ऐसे सीधा लाइन हो गया मतलब पी से कर देता है और वो मतलब डेड हो गया, मतलब उसमें लाइव अब नहीं बचा है। लाइव मतलब लिविंग थिंग का मतलब ही होता है अप्स एंड डाउन, मतलब अनलिविंग स्टेट, इक्विलिब्रियम में रहे लेकिन वो एक स्टेडी स्टेट में ना रहे। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज स्थिर हो जाता है ना तो फिर वो लिविंग नहीं कहला सकता है, उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शंस वगैरह चलनी चाहिए, उसमें अप्स एंड डाउन्स आने चाहिए, यही तो लाइफ है। अब हम लोग बात करते हैं साइज एंड शेप्स ऑफ सेल्स के बारे में, कि देखिए सेल जो होते हैं वो बहुत ग्रेटली डिफर करते हैं शेप में, साइज में एंड उसकी एक्टिविटीज में। ऑफ कोर्स उसको जो काम करना है ना उसको उसी के तरीके से मॉडिफाई होना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर उसको कोई टफ काम करना है तो उसको उसी तरीके, जैसे हम लोग का देखिए, हम लोग का जो अपर स्किन है, अपर स्किन में हेयर्स वगैरह रहते हैं, ये स्किन अगर आप समझिए ये हमारा जो इधर वाला स्किन है ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, और ये इधर वाला स्किन थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि इधर से हम लोगों को हार्श केमिकल्स वगैरह, गर्म चीजें, बहुत फ्रिक्शन रहता है, फ्रिक्शन देना होता है इस हाथ में, तो इसलिए इधर का स्किन थोड़ा हार्ड है और इधर का स्किन थोड़ा सॉफ्ट, जबकि है दोनों तो सेल ही ना, इधर भी सेल से मिलके बना है, इधर भी सेल से मिलके बना है, लेकिन दोनों सेल में डिफर है ना, क्योंकि इसको अलग काम करना है, इसको अलग काम करना है, ये उतना कांटेक्ट में नहीं आता है चीजों के, ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, लेकिन ये चीजों, ये इस इधर वाला सेल जैसे इसे हम लोग को सारा काम करना होता है, ये हार्ड चीज के कांटेक्ट में आता है, इसलिए इसको थोड़ा सा हार्श बनाया गया है। ठीक है, तो सेम जिस भी सेल को जैसा एक्टिविटी करना है ना उसी हिसाब से उसको मॉडिफाई भी किया जाता है, तो उसके शेप्स में भी फर्क आएगा, उसके साइज में भी फर्क आएगा, उसके अपीयरेंस में भी फर्क आएगा। ठीक है, तो अब छोटा छोटा एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, हम लोग वो चेक कर लेते हैं कि देखिए जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है ना वो माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होता है, फिर बैक्टीरिया जो होता है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, देखिए सेल को जो ना हम लोग जितना जो भी सेल रहता है उसको हम लोग माइक्रोमीटर में नापते हैं, माइक्रो मतलब 10 to the power 6, ये एक यूनिट है,
ये एक यूनिट है जिसमें हम लोग सब, जैसे मीटर यूनिट हो गया, जैसे केजी एक यूनिट है, जैसे ग्राम एक यूनिट है, जैसे कपड़ा हम लोग मीटर में लेते हैं, दाल चावल हम लोग केजी में लेते हैं, लीटर होता है, ये सब ऐसे ही माइक्रो भी एक यूनिट है जिसमें हम लोग सेल का जो भी साइजेस वगैरह होते हैं हम लोग माइक्रोन में नापते हैं। बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर का होता है। एग ऑफ जो ऑस्ट्रिच का एग है वो सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है, वो ये याद रखना है। इसका लेंथ वगैरह एनसीईआरटी में नहीं दिया तो आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं। माइक्रोप्लाज्मा जो रहता है वो 0.3 माइक्रोमीटर का रहता है और ये एक स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है। ओके, बैक्टीरिया जो है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर का रहता है। जो ऑस्ट्रिच का एग है वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है, इसको याद रखना है कि। और जो नर्व सेल होता है वो हमारा लॉन्गेस्ट सेल है, हमारा लॉन्गेस्ट सेल है। ये लॉन्गेस्ट क्यों है, देखिए अब देखिए, इंफॉर्मेशन जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन हमारे सारे जो हमारा टो है वहां तक ले जाना होता है, तो इसलिए उसको सबसे लॉन्गेस्ट, उसको दूर दूर तक इन्फॉर्मेशन लाना है और ले जाना है, तो इसलिए उसको लॉन्गेस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट होता है तो ऑफकोर्स पतला रहेगा, उसमें एरिया ज्यादा नहीं रहेगा, आप ये भी तो समझिए, है ना। फिर ह्यूमन आरबीसी जो है वो ह्यूमन आरबीसी जो है ना हमारा, वो राउंड होता है और बाई कॉनकेव होता है। देखो राउंड भी होता है और बाई कॉनकेव भी होता है। अच्छा, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी चीज राउंड भी हो और बाई कॉनकेव भी हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल है, देखिए जो कैरम बोर्ड की गोटी होती है हमारी, वो ऐसे राउंड होता है और दोनों तरफ से, जैसे आटा का लोइया बनाइए, आटा कौन कौन रोटी बनाते होंगे, जानते होंगे आप लोग, आटा को लोइया बनाते हैं, उसको दोनों तरफ से ऐसे चिपटा कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो राउंड भी है और बाई कॉनकेव भी है। राउंड है इस एरिया में, बाई कॉनकेव है इस एरिया में। ठीक है, बाई कॉनकेव का मतलब होता है, कॉनकेव का मतलब, केव का मतलब क्या होता है, गड्ढा होता है, गुफा होता है, मतलब दो तरीके से ढका हुआ, जैसे ये एक गुफा हो गया, एक ये गुफा हो गया। ठीक है, इसको बाई कॉनकेव शेप का कहते हैं। तो अब कोई चीज राउंड है तो ऑफकोर्स उसका डायमीटर होगा, तो इसीलिए इसका ह्यूमन आरबीसी का जो डायमीटर है वो 7 माइक्रोमीटर है, ये याद रखिएगा। जो वायरस होता है वो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर के बीच का होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा होता है, आप लोगों को ये याद रखना है। इसीलिए जब हम लोग वायरस का डिस्कवरी हो रहा था तो उस वक्त वो बैक्टीरिया, कोई ऐसा छन्नी जो जिससे बैक्टीरिया पास नहीं होता है उससे वायरस पास हो सकता है। ऑफकोर्स छोटा है तो हो जाएगा ना। ठीक है, आप लोगों को इतना याद रखना है। अब हम लोग आते हैं कि उसका शेप भी उसका बहुत अलग अलग होता है। शेप्स की बात करें, वो डिस्क शेप का हो सकता है, मतलब एक प्लेट टाइप डिस्क टाइप का हो सकता है, कॉलमनार लंबा हो सकता है, थ्रेड लाइक का हो सकता है, एक धागे की मानी जा सकता है, क्यूबोइडल हो सकता है, एक लूडो की गोटी की तरह क्यूबोइडल हो सकता है, इरेगुलर शेप का हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, मतलब कि ऐसा कुछ जिसका कोई ना जिसको हम लोग डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे उसका शेप है क्या। इरेगुलर शेप का हो सकता है, पॉलीगोनल मतलब उसमें बहुत सारे फेसेस हो सकते हैं, जैसे कि ट्राइगोनल हो गया, 4 फेस हैं तो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो सकता है, फिर 5 फेजेस हैं तो पॉलीगोनल हो सकता है, मतलब बहुत सारे जितने भी फेजेस रहेंगे तो बहुत उतने मतलब पॉलीगोनल हो सकता है, बहुत सारे फेजेस रहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर रह सकते हैं सर इसमें। ओके, इतना में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं। देखो नॉर्मल से जो बेसिक डेफिनेशन था वो तो हम लोगों ने देख लिया, कि आप लोगों को उतना याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोटिक का आउटर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियस में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा और भी देख लेते हैं कि देखिए प्रोकैरियोटिक में, एक सेकंड, प्रोकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस, अब इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये न्यूक्लियस है, ये डीएनए है, और डीएनए एक अगर इससे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर है तो इसलिए उसको ट्रू न्यूक्लियस कह देते हैं, लेकिन इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, आप लोगों को इतना याद रखना है। ओके, अब आते हैं हम लोग कुछ चीज में, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑफकोर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तभी तो उसको हम लोग ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट एब्सेंट है तभी तो कह रहे हैं हम लोग। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज एंड काइटिन का बना होता है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, और ये मोर एडवांस है। लेकिन देखिए जो प्रोकैरियोट्स रहते हैं ना उसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब यही है कि जो भी डीएनए है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं,
ठीक है। इसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। देखिए न्यूक्लियोलस क्या मतलब जितने भी ऑर्गेनल्स रहते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। हाँ, अब तो बोले वो सर्वाइव कैसे करता है, देखिए यूकैरियोटिक सेल में सब चीज होते हैं, सब में वेल डिफाइन होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में भी वैसे वैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो यूकैरियोटिक में जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उसके बिहाफ पे वो काम कर सकते हैं, लेकिन हाँ एग्जैक्ट वो नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब क्या होता है, पेप्टिडो का मतलब होता है अमाइनो एसिड का चेन, मतलब पेप्टाइड चेन मतलब प्रोटीन, और ग्लाइकोजन मतलब कि ग्लूकोज। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन हो गया, म्यूरिन हो गया, सेम। राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन दोनों में राइबोसोम डिफरेंट होता है, ये याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या ऐसा स्ट्रक्चर है जो एकदम सेम कंपोजिशन होता है, सेम चीज होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो सेम रहता है, बाकी सब डिफरेंट होते हैं। राइबोसोम रहता तो दोनों में है, लेकिन इसमें 80S टाइप का रहता है और इसमें 70S टाइप का रहता है और इसमें 80S टाइप का रहता है। ठीक है, फ्लैजेला जो होता है इसमें फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, लेकिन इसमें हम लोग क्या पढ़े कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना रहता है। ये एक प्रिमिटिव सेल है और ये मोर एडवांस सेल। इतना आप लोगों को समझ में आया, क्लियर है इतना? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अब आ जाते हैं एनिमल सेल पे एंड प्लांट सेल पे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है क्या। देखिए तो यूकैरियोटिक सेल का बात करें कि अगर एक्सपेरिमेंट से पता चला, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक अनियन सेल जो एक प्लांट सेल है, एनिमल सेल एक ह्यूमन चीक सेल। देखिए हम बताएं कि अगर ऐसे हम लोग करते हैं ना, मतलब मान लो सिर्फ इतना ही कि हमारे नेल्स में मिलियंस ऑफ सेल्स आ गए हैं, बहुत सारे 100 and thousands ऑफ सेल्स हैं जो हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इतना स्मॉल स्ट्रक्चर, हम बस आपका साइज फील कराने का कोशिश कर रहे हैं कि कितना छोटा होता है। तो प्लांट सेल का बात करें तो देखिए अनियन सेल हो गया जो प्लांट सेल है। एनिमल सेल का बात करें ह्यूमन चीका, तो इसका स्टडी किया गया, इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, इसको देखा गया कि क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलैरिटीज है। तो देखो प्लांट सेल में आउटर वॉल जो था वो सेल वॉल का था, इनर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। इसमें जो अब हम इसमें अगर एनिमल सेल का बात करें तो इसमें सेल वॉल तो एब्सेंट होता है, तो इसमें एक डिलिमाइटिंग एंड आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो प्रेजेंट तो प्लांट सेल में भी होता है, कोई नॉट अ बिग डील। अब देखिए एनिमल सेल में ना एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग सेंट्रोजोम कहते हैं, जो डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, जो और ये एक ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लिखे है ना सेंट्रोजोम प्रेजेंट हेल्प इन सेल डिवीजन, ये एक ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है मतलब ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, ये भी एक ऑर्गेनल्स है लेकिन नहीं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, लेकिन इसमें सेंट्रोजोम एब्सेंट रहता है। यही एक डिफरेंस है, लास्ट डिफरेंस है, जिसमें जो इसमें एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है। चलिए एक बार हम लोग अब एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में कंपैरिजन देख लेते हैं कि किसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड जिसको प्लास्टिड जिसमें जैसे कि अगर उसमें कलर जैसे जिसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको प्लास्टिड कहते हैं। इसमें एब्सेंट इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में पिगमेंट की कोई जरूरत नहीं है वैसे, इसलिए इसमें एब्सेंट रहता है। प्लांट सेल में मिडिल लैमेला, प्लाज्मोडेस्माटा, सैप वैक्यूल्स ये सब प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट रहते हैं। लाइसोसोम प्लांट सेल में रेयरली या फिर एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, आत्महत्या की थैली, मतलब ये एक मतलब अपने सेल को खुद डाइजेस्ट कर जाता है। इसमें बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, HCl बहुत सारे हार्श केमिकल रहते हैं जो खुद के सेल को मारने का काम करते हैं। ऐसे सेल जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये लाइसोसोम बर्स्ट कर जाता है और अपना सारा केमिकल रिलीज कर जाता है, जिसकी वजह से वो सेल डेड हो जाता है, मर जाता है। इसमें सेंट्रोजोम नहीं होता। सेंट्रोजोम क्या है बताए थे अभी हम लोग कि ऐसे सेल हैं जो एनिमल सेल को डिवीजन में हेल्प कराते हैं। ठीक है, जो इसमें एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप लोगों को इतना याद रखना है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ऑफ सेल देख लेते हैं। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ सेल कि आखिर सेल के अंदर झांक के देखते हैं कि क्या है भाई ऐसा सेल में जिसकी वजह से हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दो तरीके के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल होता है। देखिए हम लोग इसका इमेज लेकर के आए हैं कि कैसा है। देखिए ये एक आउटर, इसको ऐसे इतना सेक्शन इसका कट करके दिखाया हुआ है आपको, है ना, इसका इतना सेक्शन आपको कट करके दिखाया हुआ है कि इसके अंदर क्या है। देखिए ये छोटा छोटा सा आपको राइबोसोम दिख रहा है, ये छोटा छोटा सा राइबोसोम है,
और एक ये प्लाज्मिड होता है, ये आगे चल के आपको उसका इमेजेस वगैरह मैं बनाई हूँ, आपको पढ़ाऊंगी, दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखिए एक सिंपल सा एक सेल वॉल है, ठीक है, और एक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये एक प्लांट सेल का दिखा रहा होगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक सेल वॉल है, ये अंदर एक डीएनए है। जो देखिए अब डीएनए जो है ना, मान लो एक सेल है, सेल में न्यूक्लियर, एक सेकंड ये वाला, देखिए एक सेल है, लेकिन अब उसमें जो न्यूक्लियस एब्सेंट है, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं है, सॉरी, न्यूक्लियर का आउटर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। तो ऐसा नहीं है कि सारा जो डीएनए रहेगा ना वो पूरा ऐसे करके ऐसे स्कैटर्ड होगा, ऐसे स्कैटर्ड नहीं होगा सारा डीएनए, वो एक लोकलाइज्ड फॉर्म में रहता है। एक तो डबल स्टैंडर्ड रहता है हमारा डीएनए, तो एक ऐसे एरिया में रहेगा, एक इतना एरिया में वो कंपाइल रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो पूरा स्कैटर्ड रहेगा पूरे साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। फिर ये छोटा छोटा राइबोसोम है, ये दोनों में प्रेजेंट होता है। ये फ्लैजिलाई है, इसको मूवमेंट में हेल्प करता है फ्लैजिला, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। और क्या है, साइटोप्लाज्म वो तो रहेगा ही। ये कैप्सूल है, टफ कैप्सूल है, पढ़ाएंगे आगे ये क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल में देखिए इतना डिटेल में स्ट्रक्चर है, मैं आगे बताऊंगी आपको कि क्या होता है। लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ऑर्गेनल्स। देखिए ऑर्गेनल्स का बात करें ना, तो ऑर्गेनल्स दो टाइप के होते हैं। एक वो ऑर्गेनल्स जो विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब जो खुले होते हैं, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और एक ऐसे ऑर्गेनल जो विद मेम्ब्रेन होते हैं। तो ऐसे अब देखिए जितना भी ये विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ये राइबोसोम है, सेंट्रियोल है एंड न्यूक्लियोलस है। एंड मेम्ब्रेन बाउंड वाला ऑर्गेनल्स कौन सा है, और मेम्ब्रेन बाउंड में भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनल्स जो एक मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं उसको हम लोग सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कहेंगे, और ऐसे ऑर्गेनल्स जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड से कवर है उसको हम लोग डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कहेंगे। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ 3 ऑर्गेनल्स हैं। और ये और इतना याद रखिएगा, जिसमें भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड जितने ऑर्गेनल्स है ना, उन सब में अपना अपना न्यूक्लियस भी रहता है, ठीक है, अपना अपना। वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये डिटेल में बताऊंगी कि ये कैसे होता है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस, यही ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। बाकी ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, वैक्यूल्स, वेसाइकल्स, माइक्रोबॉडीज, सीलिया एंड फ्लैजेला, ये सब जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, और ये भी एक ऑर्गेनल्स है, ठीक है। तो इतना तक आप लोगों को समझ में आया, इतना तक याद करके आइएगा। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग कि देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था बाबू। ये पढ़ा कि एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, एनिमल एंड प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे मेन डिफरेंस क्या है एनिमल एंड प्लांट सेल में, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। और क्या फिर हम लोग पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक, ठीक, एंड यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस पढ़े थे। प्रोकैरियोटिक में इन दोनों में का मेजर डिफरेंस क्या है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहता है वो एब्सेंट रहता है, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच का। फिर हम लोग कुछ कुछ ऑर्गेनल्स पढ़े। ऑर्गेनल्स कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के। एक ऐसा ऑर्गेनल जो बिना मेम्ब्रेन बाउंड है, एक ऐसा ऑर्गेनल जो विद मेम्ब्रेन बाउंड है। बिना मेम्ब्रेन विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन सा था, सेंट्रियोल था, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। राइबोसोम था सेकेंड में। थर्ड में क्या था, देखिए तो चलिए
तो देखिए इतना तो हम लोग पढ़ लिए हैं। तो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि एनिमल सेल क्या होते हैं, डिफरेंस पढ़ा, सॉरी पहले मैंने डिफरेंस पढ़ा किसमें, पहले मैंने डिफरेंस पढ़ा प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स में। एंड इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या था कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन प्रेजेंट था, सॉरी तो देखिए हाँ इधर हम लोग तो थोड़ा समराइज कर लेते हैं हम लोग, तो थोड़ा समराइज कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंस। इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या था बच्चे कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट था। ओके, सेकंड डिफरेंस, सेकंड क्या पढ़ते हैं हम लोग, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल के बारे में, प्लांट सेल में क्या था, सेल वॉल प्रेजेंट था, इसमें सेल वॉल एब्सेंट था। देखिए राइबोसोम के बारे में पढ़ा था कि इसमें भी प्रेजेंट होगा, इसमें भी प्रेजेंट होगा, इसमें भी प्रेजेंट होगा और इसमें भी प्रेजेंट होगा। राइबोसोम ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हर सारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं वो। फिर हम लोगों ने क्या कहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल हो या चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, ऐसा स्ट्रक्चर जो कंपोजिशन के साथ साथ भी सेम रहता है। जैसे हमने बात किया कि राइबोसोम सब में प्रेजेंट होता है लेकिन सब में अलग अलग होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप का होता है लेकिन यूकैरियोटिक में 80S टाइप का होता है। ठीक है, प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, इन दोनों में भी 80S टाइप का होता है। लेकिन अगर वो डिपेंड करता है कि प्लांट सेल प्रीमिटिव प्लांट सेल है तो उसमें 70S होगा, अगर एडवांस प्लांट सेल है तो उसमें 80S होगा। एनिमल सेल में भी एनिमल सेल अगर प्रिमिटिव वाला है तो उसमें 70S होगा, अगर एडवांस वाला है तो उसमें 80S होगा। इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स रहते हैं, कौन कौन से नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स रहते हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोलस और राइबोसोम और सेंट्रियोल। ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ओके, तो इतना आप लोगों को समझ में आया। देखिए अभी तो इस क्लास के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग इतना पढ़ के आइएगा, इतना याद करके आइएगा। तो आप लोग बस अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चे। आप लोगों को इस वीडियो के बाद एक डीपीपी दिया जाएगा तो प्लीज आप उसको सॉल्व करते रहिए। जो भी आप लोगों को कमी लग रहा है, जहां भी कमी लग रहा है आप लोग बताइएगा, हम लोग उसको खत्म करने का कोशिश करेंगे। याद करने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये सीरीज लाया है। तो आप लोग प्लीज अच्छे से पढ़िए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। हम लोग हैं आप लोगों के साथ, कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो हम लोग आपके लिए खड़े हैं। बहुत बहुत थैंक यू बच्चे। और हाँ, ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम लोग हैं आप लोगों के साथ। जो भी क्वेरीज रहेगी आप प्लीज कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो का जो भी रिव्यू है आपके नज़र में वो प्लीज आप कमेंट सेक्शन के नीचे आप दीजिएगा, ठीक है। और प्लीज आगे बढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू।